जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास विषय की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। खास करके जब आप आरओ एआरओ या पीसीएस जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतिहास सबसे बड़े विषय के रूप में उभर कर आता है। अच्छा, कुछ समय तक पहले अगर हम देखें तो 2022-21 के दौरान, 20 से 22 के दौरान अगर हम देखें तो इतिहास धीरे धीरे कम हो रहा था और उसके जगह पर करंट अफेयर को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन 22 के बाद में जो 23 के पेपर हुए हैं उनको अगर हम देखें और 24 में जो परीक्षाएं होकर के रद्द हुई हैं, अगर हम उनको देखें तो एक बार फिर से यह साफ हो रहा है कि जो इतिहास है वह फिर से नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। तो इतिहास को इग्नोर आपको नहीं करना है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि इतिहास इज टू बी इजी, बहुत आसान है, इतिहास आसानी से तैयार हो जाना है। बिल्कुल तैयार हो जाना है, लेकिन एक बात समझिए, इतिहास में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो उस 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करना, 22 क्वेश्चन करना, 24 क्वेश्चन करना, यह आसान नहीं है, ये कठिन है। किसी भी परीक्षा में जिसमें 100 क्वेश्चन आते हों या 150 क्वेश्चन आते हों, तो उस 150 क्वेश्चन में से मिनिमम 60 क्वेश्चन तो सब लोग पहुंच ही जाएंगे, 60 बिल्कुल पहुंच जाएंगे। लेकिन आरओ की परीक्षा में आपको आरओ तभी क्वालिफाई होंगे प्री जब आप 85 प्लस जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप 85 प्लस जाएंगे तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो इतिहास, साइंस और इसके अलावा यूपी स्पेशल और करंट, ये 4 विषय पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप पीसीएस अच्छे से निकालेंगे प्री। लेकिन इतिहास, जियोग्राफी, विविध और यूपी, ये अगर आपके अच्छे हैं तो आप आरओ की प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इतिहास को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप लोग धैर्य बना के रहिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आखिरी तक आप वीडियो में बने रहते हैं तो इतिहास से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं वे जरूर दूर हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इतिहास को समझने को लेकर के जो है मैं उसको दूर कर रहा हूँ। तो इतिहास की तैयारी हम सबसे ज्यादा किस भाग की करें और कहाँ से पढ़ें? तो इतिहास के 4 सेगमेंट होते हैं। एक होता है आर्थिक इतिहास, राजनैतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और धार्मिक इतिहास। अब आर्थिक इतिहास में जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पुट अप करूं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि दीवान ये अर्ज का संबंध किससे है, या दीवान ये अर्ज की स्थापना किसने की थी, या कह दिया जाए कि बताइए आरिज ये मुमालिक का पद किससे संबंधित है, या दीवान ये कोही का संबंध किससे है, या इस्तिलाक क्या होता है, या इमलाक क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, जो मध्यकालीन से मैंने कहा, तो ये सारे आर्थिक इतिहास की तरफ जाते हैं, जिसमें सैन्य इतिहास इंक्लूड होता है। राजनैतिक इतिहास की जब बात आती है तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध को अपनी आंखों से किसने देखा था, यानी प्रत्यक्षदर्शी कौन था, तो अगर आपने पढ़ा है मराठाओं का तीसरा पानीपत का युद्ध तो आप कह पाएंगे कि जो पंडित काशीनाथ थे वो प्रत्यक्षदर्शी थे, और वही जाकर के वापस पेशवा को बताए थे कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था इसमें हमारे 2 मोती विलीन हो गए हैं, क्योंकि सदाशिवराव भाऊ और ये मारे गए थे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है पहले हमें इतिहास समझना चाहिए, उसके ट्रेंड को समझना चाहिए कि हमें कहाँ से तैयारी कर लेनी चाहिए, कहाँ से तैयार करना है। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो मेरा मानना है, और खासकर मेरा मानना किसको लेकर के है, आरओ परीक्षा को लेकर के मेरा मानना है, तो हम प्राचीन इतिहास से डिस्कस करते हैं। तो प्राचीन इतिहास में आप क्या पढ़ेंगे? अब चूंकि दिन बहुत नहीं है कि सर हम पूरा पढ़ेंगे, हाँ कुछ अगर पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो प्राचीन इतिहास में क्षेत्रीय राजवंश हैं, उनको जरूर पढ़िए, जो कि हालांकि प्राचीन पढ़ते समय पूर्व मध्यकाल में आते हैं। क्षेत्रीय राजवंश से उनके काम मत पढ़िए, बस केवल क्या पढ़ लीजिए, तो केवल पढ़ लीजिए उनकी वंशावली, ठीक है ना, और उनके राजाओं के नाम। यहां से आरओ परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप पढ़ लीजिए कि राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन से शासक रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए कि राष्ट्रकूट वंश में कौन कौन से शासक रहे हैं। प्रतिहार में कौन कौन से शासक रहे हैं, पाल के कौन कौन से शासक हैं, इनका क्रम पढ़ लीजिए। जो सेन वंश है बंगाल का, उसको आप पढ़ डालिए, विजय सेन है, बल्लाल सेन है, इनके क्रम को आप पढ़ डालिए।
इस तरह से फिर आप दक्षिण की तरफ प्रस्थान करिए तो सातवाहन वंश के शासकों का क्रम एक बार जरूर देख लीजिए, जो आंध्र सातवाहन वंश है ना। फिर पल्लव वंश के राजाओं का क्रम देख लीजिए, और फिर जो चोल हैं, चोल को पढ़िए लेकिन क्रम मत देखिए। चोल में ग्रामीण व्यवस्था को जरूर पढ़िए। जब चोल से प्रश्न आता है तो वहां से पूछा जाता है कि उर क्या है, नाड़ू क्या थी, ग्राम सभा क्या थी, या चोल काल में ग्राम सभा की क्या जिम्मेदारियां थी, या चोल काल में विभिन्न जो समितियां थी। तो वहां से प्रश्न अराइज होते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो इन्हें ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अब दूसरे नंबर पर जो आती है वो है उपाधि जरूर पढ़िए प्राचीन काल में। मध्यकाल में उपाधि मत पढ़िए, लेकिन प्राचीन काल में उपाधि पढ़िए। और खासकर उपाधि कहां से पढ़ेंगे तो गुप्त राजाओं की उपाधि पढ़िए। हालांकि वंशानुगत याद रखना है, गुप्त में वंशक्रम बहुत याद रखना है कि पहले कौन हुए हैं तो श्रीगुप्त हुए हैं। फिर श्रीगुप्त ने कुछ विशेष काम नहीं किया है, वो गुप्त के जो है संस्थापक हैं गुप्त वंश के। फिर उनके बाद आ गए घटोत्कच गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम हुआ है जिसने पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और सोने के सिक्के चलाए थे, है ना। उसके बाद में आ गया कौन तो समुद्रगुप्त आ जाता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के जो 6 प्रकार के सिक्के हैं, गरुड़ प्रकार के सिक्के, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के, आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है कि समुद्रगुप्त के सिक्के, तो गरुड़ प्रकार, लक्ष्मी प्रकार, व्याघ्रहंता प्रकार, परशु प्रकार, तो इस तरह से 6 सिक्के आप याद कर डालिए, ठीक है ना। इसके अलावा चूंकि समुद्रगुप्त महान विजेता था, तो उसने उत्तरापथ पर 2 बार आक्रमण किया और दक्षिणापथ पर आक्रमण किया है। तो उत्तरापथ के तो छोड़ दीजिए, लेकिन दक्षिणापथ के राजा कौन थे ये जरूर याद रखिए, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं कि कांची के विष्णुगुप्त थे, तो इस तरह से आप जरूर याद रखिए कि दक्षिणावर्त में जब समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था। तो ये दूसरी बात हो गई, ठीक है ना। आप एक एक बातों को समझिए। पहले तो आप क्या याद रखेंगे, वंशानुगत याद रखेंगे जिनका हमने बताया वंशक्रम। दूसरा फिर उपाधियां, तो गुप्त वंश के राजाओं की उपाधि याद कर लीजिए, पल्लव की याद कर लीजिए और चोल की याद कर लीजिए। अगर उपाधियां पूछी जानी है तो गुप्त, पल्लव और चोल, यही से उपाधियां पूछ ली जाएंगी। इतना आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास में 2 चीजें, पहला तो वंश का क्रम जो है जिनका बताया है, और दूसरा उपाधियां। अब तीसरी बात आ जाइए सिक्कों पर। तो सिक्के पढ़ते समय आप जरूर ध्यान रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण सिक्के हैं सातवाहन काल के, कुषाण काल के और गुप्त काल के। बिल्कुल, सातवाहन काल के, कुषाण काल के और गुप्त काल के, इनको जरूर याद रखिए, ठीक है ना। सातवाहन काल में क्या है तो हम पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में चांदी की कमी हो जाती है, और चांदी की कमी के कारण अब सातवाहन राजाओं को मिश्रित या मिश्र धातु के सिक्के चलाने पड़ते हैं। तो कुछ प्रोटीन के सिक्के चलाते हैं, कुछ जस्ता के भी सिक्के चलाते हैं, कुछ शीशे के सिक्के ढाले जाते हैं। तो इस तरह से उनको याद कर लीजिए। जब आप गुप्त राजाओं में आते हैं तो देखते हैं जो प्रारंभिक गुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त हैं, तो इनके समय में जब हम देखते हैं, और स्कंदगुप्त के समय में, सोने की सिक्कों के भार ज्यादा हैं और शुद्ध हैं। लेकिन जैसे ही हम स्कंदगुप्त से बाद की तरफ जाते हैं तो सिक्कों का भार तो बढ़ता है लेकिन अशुद्धि ज्यादा है, अर्थात सोने में मिलावट करके सिक्के बनाए जाने लगे। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है गुप्त राजाओं को लेकर के कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के समय सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया गया था, या किस गुप्त राजा के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध थे, या किसके समय में अशुद्धियों की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से जब हम कुषाणों की बात करते हैं तो कुषाणों में हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाणों के समय से इजाद किए गए थे। कौन थे वो तो वो थे बिम कडफिसस। तो बिम कडफिसस जो है वो तांबे के सिक्के चला जाते हैं और सोने के सिक्के चलाते हैं। उसके बाद कनिष्क आता है, तो कनिष्क के विभिन्न प्रकार के सिक्के आते हैं। तो कनिष्क के सिक्कों में आप क्या याद रखेंगे कि किस देवी देवता के चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कनिष्क का याद रखना है। अच्छा, कई बार कुषाण से वंश पूछ लेता है, कनिष्क, हुबिष्क, वाशिष्क, तो इनको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि कौन कौन से वंश हैं। तो प्राचीन में पढ़ने लायक जहां से आरओ में प्रश्न बन सकते हैं वो इतने प्रश्न हैं कि एक तो सिक्कों के आधार पर आप पढ़ लीजिए, दूसरा आप उनके वंश को पढ़ डालिए, और तीसरा उपाधियों को पढ़ डालिए। एक साथ पढ़ने पर मत जुटिए कि हमें एक तरफ से पढ़ना है। इतना जब आप पढ़ लें तब आप क्या आ जाइए, आर्थिक इतिहास पर आ जाइए। और आर्थिक इतिहास को अब आप कैसे पढ़िए, आर्थिक इतिहास को अगर आपको पढ़ना है तो मौर्य काल पढ़िए और गुप्त काल पढ़िए बस। मौर्य काल में जो विभिन्न विभागाध्यक्ष बनाए गए थे, लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, आमात्य, महामात्य, ऐसा पढ़ते थे ना,
और स्कंधाता, है ना। तो इनको आप एक एक करके पढ़ डालिए, तो वहां से आपको फायदा मिलेगा। विविता अध्यक्ष किसको कहा जाता था, तो हम पढ़ेंगे कि चरागाह को कहा जाता था। माना अध्यक्ष किसे कहा जाता था, सूत्रा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। तो ये जो 20 अध्यक्ष बताए गए, 21 अध्यक्ष, तो उनको आप एक बार देख डालिए कि किसको कौन से विभाग में लिया जाता था, ठीक है ना। इसी के साथ आप गुप्त में भी आएंगे तो यही आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 चीजें यहाँ से, और चौथे हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख जरूर याद करिए। अब अभिलेखों में जब आप याद करने पे आएंगे तो आप कैसे याद करेंगे, अभिलेख कैसे याद किया जाए, तो अशोक के समय से शुरू हुई परंपरा, अशोक से और पहले अगर हम जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के 2 आपको मिलेंगे, है ना। तो चंद्रगुप्त के सोहगौरा के अभिलेख और महास्थान, ये 2 चंद्रगुप्त का है। सोहगौरा और महास्थान किससे संबंधित है, तो ये भैया अकाल से संबंधित है, इनको याद कर लीजिए। फिर आ जाइए गुप्त काल में, तो गुप्त काल में आप कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा था समुद्रगुप्त का, तो उसको आप याद कर लीजिए। इसी तरह से कुमार गुप्त के हैं एरड़ अभिलेख हैं, है ना। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है, और समुद्रगुप्त ने भी एरड़ अभिलेख लिखवाया था। तो इस तरह से इनको आप याद कर लीजिए। भीतरी और जूनागढ़ का अभिलेख स्कंदगुप्त का, जहां से किसको, हूणों को पराजित करने का साक्ष्य जो हमको मिलता है, उसको देख लीजिए, यानी कि अभिलेखों को देखिए। तो प्राचीन काल में चूंकि अब समय कम बचा है तो पॉइंट डिसाइड करिए, आपको अभिलेख देख लेना है, सिक्के देख लेना है, उपाधियां देख लेनी है, और वंश क्रम देख लेना है, और मौर्य राजा और गुप्त राजाओं के समय में जो विभाग बनाए गए थे उन्हें देख लेना है। इतना अगर आप देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका प्राचीन इतिहास ठीक है, तैयार है। अगर उससे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो सब तो नहीं, लेकिन आप कम से कम 5 आते हैं तो 4 क्वेश्चन आप जरूर कर ले जाएंगे, यहीं से प्रश्न फंसेंगे, ये आप जानिए। अब ये नहीं पूछा जाता कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ऐसे प्रश्न अब नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए मध्यकाल में। मध्यकाल में केवल और केवल आप क्या करिए, मोटी मोटी चीजें तो आप पढ़ चुके होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो मैं बता रहा हूं कि गुप्त काल में, जब हम सल्तनत काल में आते हैं तो 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी। पांचों के क्रम याद कर लीजिए। जो आरओ का पेपर रद्द हुआ है उसमें आप देखिए सैयद वंश के राजाओं का क्रम दिया था ना लगाने के लिए, खिजर खां था, मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह था, और एक कोई और था। तो 4 राजाओं को क्रम में लगाने के लिए आया था। इस बार उसका नहीं आएगा, तो इस बार तुगलक में हो सकता है, तो तुगलक के याद करिए। खिलजी में हो सकता है अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, है ना। तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए। तो पहला क्या करिए कि सबके वंशक्रम याद कर डालिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है वंशक्रम की दृष्टि से। और दूसरे कुछ विभाग हैं उन्हें आप याद कर डालिए, जैसे दीवान ये मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, तो हम पढ़ेंगे कि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग में सुधार के लिए इसकी स्थापना की थी। दीवान ये अर्ज की स्थापना तो हम पढ़ेंगे भैया बलबन ने किया था, ये सैन्य विभाग से संबंधित था, है ना। आमिर कोही या दीवान ये कोही, तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया था, और ये कृषि सुधार से संबंधित विभाग था, है ना। तो इस तरह से फिरोज ने तमाम सारे जो है दीवान ये खैरात की स्थापना की थी, दीवान ये बंदगान की स्थापना की थी, जो गुलाम विभाग था, है ना। दीवान ये खैरात था। तो ये विभागों का क्रम आप अलग से पढ़ डालिए। मैं जैसे बता रहा हूं अगर आप वैसे वैसे पढ़ते जाते हैं तो बहुत आपको भार नहीं पड़ेगा। 1 घंटे में आपने इसको पढ़ लिया, फिर दूसरे घंटे में आप सारे विभागों को एक साथ में पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद में कौन से राजा ने क्या बनवाया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सीरी का किला किसने बनवाया था, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था, मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी, है ना, झंझरी की मस्जिद किसने बनवाई थी, काली मस्जिद किसने बनवाई थी। तो इनको आप एक बार देख डालिए, यानी कि स्थापत्य कला एक बार देखिए, वंशानुक्रम एक बार देखिए, और विभाग की स्थापना देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपके क्लियर हो जाएंगे। जब आप वो विभाग देखेंगे तो उसमें आप पढ़ लेंगे कि इक्तेदारी व्यवस्था क्या है, ये सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। क्लियर हो रहा है, तो ये बातें आपको यहाँ से देख लेना है। मुगल काल में जब आप आते हैं तो अकबर के सुधार कार्य का सन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें मैच करने के लिए आ जाता है या क्रम से लगाने को आ जाता है। हालांकि क्रम से लगाने को तो बहुत कम ही अभी तक देखे गए हैं, लेकिन मैच करने के लिए जरूर आते हैं। तो अकबर ने दास प्रथा को कब खत्म किया, तीर्थ यात्रा कर कब लगाया, गुजरात विजय, मालवा विजय, सिंध विजय, है ना, और आसीरगढ़ की विजय। तो ये विजय जो है, चित्तौड़ विजय कब हुई है, तो ये क्रम आपको अकबर के समय के क्रम याद रखने बहुत जरूरी है।
इसके अलावा आप क्या उसमें जरूर याद रखिए, क्या फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, दीन इलाही की घोषणा। तो ये सारे क्रम आप एक साथ अकबर को विशिष्ट तौर पर पढ़ डालिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद सीधे जहांगीर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जहांगीर के समय में बहुत युद्ध नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जहांगीर के समय में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ चित्रकार थे, उनके नाम जरूर याद कर डालिए, नाम से क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से बन जाएंगे। तो 4-5 चित्रकार हैं, मंसूर हैं, बसामन है ना, दसवंत हैं, तो इनके नाम आप केवल देख लीजिए कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध था, बस। उसके बाद शाहजहां के स्थापत्य कला देख लीजिए कि शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया, तो ये आप देख लीजिए। जब आप शाहजहां को पढ़ रहे होते हैं तो स्थापत्य कला को एक तो देखेंगे, दूसरा दक्षिण भारत में शाहजहां के समय में ही हलचल शुरू हो जाती है। हालांकि कल से मैं एक एक इतिहास के खंड को पढ़ाना भी शुरू कर रहा हूँ, एक एक भाग को कल हम डिटेल में डिस्कस करते हुए समझना शुरू कर देंगे। तो आप शाहजहां को इस तरह से समझिए, और उत्तर मुगल काल में एक बार फिर से आपको क्रम याद करना है। उत्तर मुगल काल में क्रम याद करके आप उसको छोड़ दीजिए, बहुत मेहनत मत करिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये इतना काम आपको इधर कर डालना है, यानी कि अकबर को सबसे अच्छे ढंग से पढ़ना है। औरंगजेब, हाँ औरंगजेब हम भूल रहे थे, औरंगजेब के उत्तराधिकार के जो 4-5 युद्ध हुए उनको याद रखिएगा क्रम से। जैसे खजुआ का युद्ध हुआ है, धर्मत का युद्ध हुआ है, देवराई का युद्ध हुआ है, तो इनको क्रम में याद कर डालिए। कोई ट्रिक बना लीजिए, तमाम सारे यूट्यूबर्स ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ ट्रिक से भी देख करके बना लीजिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो इतना आपको वहां से कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि और इतिहास में विविध में क्या आ सकता है। अब ओवरऑल आपका एंशिएंट हो गया है और मेडाइवल हो गया है, तो अब ओवरऑल सबके स्थापत्य कला के बारे में एक बार डिस्कस कर डालते हैं, उनको आप डिस्कस करिए। तो क्या चोल के समय में हम जानते हैं कि द्रविड़ शैली आगे बढ़ी थी, पल्लवों ने द्रविड़ वंश की शुरुआत की थी, याद करिए नरसिंह वर्मन महामल्ल के समय में शुरू होता है, फिर राज सिंह शैली आती है, और फिर राज सिंह शैली द्रविड़ शैली का ही एक प्रकार रहता है ना। तो द्रविड़ शैली के मंदिर कौन कौन से हैं, तो हम दक्षिण में देखेंगे कि पल्लवों ने शुरू किया था और चोलों के समय बहुत सारे मंदिर बने। अब द्रविड़ के शैली के अगर हम दक्षिण के मंदिरों की बात करें तो श्वेत पैगोड़ा किसे कहा जाता है, तो भैया महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, रथ मंदिर जिनको हम सप्त मंदिर कहते हैं, उनके नाम याद कर डालिए। द्रौपदी मंदिर है, और 5 पांडवों के नाम से मंदिर है, एक गणेश मंदिर है शायद, ठीक है उन्हें। इसके अलावा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै का है, कैलाश मंदिर एलोरा का है। तो ऐसे मंदिर और किस शैली में बने। ये कई बार क्या है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए नागर क्या है, विमान क्या है ना, गोपुरम क्या है, तो मंडपम क्या है, प्रदक्षिणा पथ क्या है। तो आप इनको जरूर एक तरफ देख लीजिए कि जो 3 शैलियां हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली, इसमें मंदिर के अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम दिया गया है, तो उनको आप जरूर ध्यान दे दीजिए कि मंदिर के किस हिस्से को क्या कहा जाता था, किस शैली में। ये ध्यान आपको दे देना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अच्छा, स्तूप की जो संरचना है और भाग है, बेस्ट क्या होता है, एष्टि क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या है, वेदिका क्या है, तो बस आप इसको थोड़ा थोड़ा केवल स्तूप के किस संरचना को क्या कहते हैं, इतना आप ध्यान दे देंगे। तो अगर आप एंशिएंट में बताए हुए टॉपिक को लिख डालिए कागज पे, और उसी उतने को टिक करके बुक्स से, वाया यूट्यूब, आप यूट्यूब से, इंटरनेट से, जहां से आपकी जानकारी के स्रोत हैं, वहां से अगर आप पढ़ डालते हैं तो आपकी तैयारी आरओ परीक्षा के लिए अच्छी हो जाएगी। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपको 150 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन जो आरओ में आना है वो नहीं करना है। आपको 100-110 क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि आपके कम से कम 90 क्वेश्चन हर हाल तक चले जाएं। गिरते पड़ते बेहोश होते होते आप 85 तक रुक जाएं, तो 85 से 90 तक आपको सही मारना है। कल एक एक टॉपिक पर हम बाकायदा बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं समझ के, तो आप लोग चाहेंगे तो वहां से भी नोट्स बना लेंगे, और अगर आपके पास अन्य सोर्स हैं तो आप वहां से भी नोट्स बनाते रहेंगे। इसके बाद बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि अति इम्पोर्टेंट है। आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो वहां भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कहीं आप बिहार पीसीएस डाल रहे हैं तो वहां हिस्ट्री कम से कम 40 क्वेश्चन पूछा जाना है, 35 से 40 क्वेश्चन इतिहास पूछा जाता है, ये जान लीजिए। और मेरिट वहां की 85, 90, 91, पिछली बार तो 91 गई थी,
और जो लेडीज थी उनकी शायद 84 या 85 गई थी, जिसमें से आप सोचिए 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ एक विभाग हो जाता है, इतिहास का हो जाता है। तो इतिहास में यह महत्वपूर्ण है कि इसकी तैयारी कैसे करें। अब आप पूरी चीजें नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय नहीं है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ बच्चे क्या हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत किसी एक चीज को रटने पे, बार बार रटने पे लगा देते हैं। आपको बार बार वहां पे रटना नहीं है। जिस चीज का हमें सन नहीं याद होता है और जहां कई सारे सन हैं तो उन्हें हमें क्रम याद रखना चाहिए हमेशा। उन्हें रटने की जगह पर हमें क्रम याद करना चाहिए, हमें क्रम मिलेगा, हम मिला लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 4 राज्य मान ले लीजिए दे दिया गया, सतारा, जैतखम, बाघाट, संभल और झांसी, उदयपुर, नागपुर, इस तरह से दे दिया गया। अब क्वेश्चन है कि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य अपहरण नीति या गोद प्रथा नीति के तहत किस राज्यों को किस क्रम में मतलब अपनाया था या हड़पा था, या सन में मिलान कीजिए। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहले सतारा, फिर जैतखम, फिर बाघाट, फिर संभल, फिर झांसी, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, इस तरह से अपनाया गया था। सन नहीं याद रखना है। तो अब हमने सबसे पहले सतारा याद रखा है, तो जो विकल्प सबसे पहले वाला है उसे हम पहले सतारा से मिलाएंगे, उसके बाद वाले को बाघाट से मिलाएंगे। तो इस तरह से हम ऐसे करके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। यूरोपियों का आगमन आप मत पढ़िए, अगर आप आरओ के लिए लगे हैं तो यूरोपियों के आगमन पे बहुत मेहनत मत करिए। प्रश्न बन सकता है, एक आध प्रश्न, लेकिन आप उसके लिए बहुत फाइट करने मत जाइए। तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहले आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू करिए, कांग्रेस की स्थापना के बाद से आप शुरुआत करिए, यानी 1885 के बाद से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो सबसे ज्यादा मेहनत वाला पोर्शन उस पर आप कर डालिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 70 प्रश्न उधर से पूछे जाते हैं। अब जो कुछ प्रश्न बनते हैं उसमें एक प्रश्न बन जाएगा आपका 1857 की क्रांति से कि किसने इसको क्या कहा। 1857 की क्रांति को पहली स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध किसने कहा था, तो टीआर होम्स ने कहा था, होम्स ने। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो जेम्स आउट्रम ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किस विदेशी व्यक्ति ने दी थी, तो हम जानते हैं कि इसको बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि ना तो ये प्रथम, ना तो भारतीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, इस तरह से, है ना। 1857 से संबंधित पुस्तकें जो है तो वहां पुस्तकों से कई बार पूछ लिया जाता है, और कई बार किसने क्या कहा था, और कई बार किस अंग्रेज अधिकारी को कहाँ लगाया गया था। जैसे 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में क्रांति को किसने दबाया था, है ना, तो कैंपबेल ने दबाया था, कानपुर में कैंपबेल ने दबाया था। तो इस तरीके से आप इनको 1857 को याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप इस तरह से एक शेड्यूल बना करके और उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत परेशानी आपको नहीं होगी और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो कल हम इतिहास के ऊपर पहला लेक्चर लेंगे और वहीं से हम लोग इतिहास के एक एक पार्ट, हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट को कहानियों की तरह समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के क्लास से बहुत कुछ समझ में आया होगा। इतिहास हमें कैसे पढ़ना चाहिए और इतिहास हमें क्यों महत्वपूर्ण है और कम समय में कैसे तैयारी कर लेंगे, ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब एक नोट्स बनाइए और नोट्स में जिस पॉइंट को जितना पढ़ने के लिए कहे हैं, अगर आपको लगता हो कि ये बात ठीक है तो आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अभी थोड़ी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है इसलिए खड़े होकर क्लास नहीं ले पा रहे हैं बोर्ड पे, तो जितना संभव हो सकता है अभी हम आपके लिए कर रहे हैं। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।